डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12th का हिस्ट्री का पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पाई मोहर शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे कि उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। पहले पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राप्त करना और फिर उसकी व्याख्या करना। इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये एक हड़प्पाई मोहर का चित्र है। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के हों, एक विशेष प्रकार से बनाए गए हों और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में शामिल हैं मोहरें, मनके, बाट और पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण मीन्स हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। जिसका विकसित चरण है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः जो पहले थी उनको आरंभिक और बाद वाली को प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं, मनके हैं, बाट हैं और फलक हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं अंग्रेजी में BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में से बोलते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE मीन्स कॉमन एरा और BC की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व और CE के लिए ईस्वी तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। इस मानचित्र में आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पुरास्थलों को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा है, मोहनजोदड़ो, सुत्का-गेंदोर, और इधर हमारा हड़प्पा है। भारत में आ जाएं तो हरियाणा के हिसार ज़िले में राखी गढ़ी है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में बनावली है, भिवानी ज़िले में मिताथल है और राजस्थान का कालीबंगन है और गुजरात में फिर धोलावीरा है। एक ये पूरा स्थल है जो बार बार जिक्र आएगा जिसका नागेश्वर, और दूसरे का आएगा बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान में है, नागेश्वर गुजरात भारत में है। फिर यहाँ पर आप
रंगपुर देख रहे हैं, लोथल देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी और इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो आरंभिक हड़प्पा है और हड़प्पा सभ्यता है उसके बीच ब्रेक है, क्रमभंग था। निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे, चाहे वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां हो या हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं और इनका अध्ययन करते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। तो आप साइड में देख लीजिए आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां। सिंध और चोलिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका है, में बस्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े देखिए आप। बस्तियों की संख्या दे रखी है सिंध में और चोलिस्तान में। फिर इनको बांटा हुआ है कि आरंभिक हड़प्पा स्थल जैसे 52 है, विकसित हड़प्पा 65 है, नए स्थलों की जो खोज हुई है, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 है, त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 हैं, चोलिस्तान है फिर 239, फिर आरंभिक हड़प्पा स्थल 37, विकसित हड़प्पा 136 और नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 132 हैं और त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 33 है। तो आगे हम करते हैं इसमें विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों मीन्स जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वरहा, सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली है। घड़ियाल आपको पता है मगरमच्छ से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसका मुंह मगरमच्छ के अपेक्षाकृत लंबा होता है और ये ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से, आखेटक होते हैं जो शिकार करते हैं, उनसे इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिलती है। साइड में मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के यहाँ पर क्षेत्र दिखाए गए हैं, काफ़ी नज़दीक इसमें आप देख रहे हैं। तो आगे कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान पाकिस्तान में कई स्थलों और बनावली जो हरियाणा में फतेहाबाद जिले में से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो राजस्थान में है नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा सत्रों से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं और जैसे सरसों और चना। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे दरांती के रूप में, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, मतलब जहां पानी की कमी है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी।
अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव भी हो सकता है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता हो। ये वृषभ है, पक्की मिट्टी से बना वृषभ है। का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो गुजरात में है, मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलाशय के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो सिंचाई हेतु जलाशय के साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिले हैं। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? जो पूरा वस्तु हमें मिलती है उनकी पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? उद्धरण। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज और बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिलती हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया, और दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी, मीन सब्जी के लिए जो मसाले बनाते हैं, तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची जो खाना पकाते हैं ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। ये पुस्तक अर्नेस्ट मैक के द्वारा लिखी गई है, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर वो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका जिक्र ऊपर हुआ है। साइड में धोलावीरा से मिला जलाशय है, और इसके आप राजगिरी के कार्य को, इसके चिनाई के कार्यों को आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा भाग है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। दूसरा कहीं अधिक बड़ा भाग है लेकिन नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने ये दे रखे, यहाँ पर निचला शहर दे रखे है, ये दुर्ग दे रखे है। दुर्ग छोटा है लेकिन ऊंचाई पे है। निचला शहर नीचाई पे है लेकिन बड़ा है। इसका रेखांकन किया गया है। कहता ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग जो छोटा है ऊंचाई पर है, निचला शहर जो नीचा है लेकिन विस्तृत है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को, चबूतरों को बनाने के लिए ही 40 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 40 लाख श्रम दिवसों में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया, योजना बनाई गई, प्लानिंग की गई और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर तो भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी
दोगुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। साइड में हम देख लेते हैं हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर से मुल्तान के बीच जो रेल पटरी बिछाई गई थी उसके लिए काफ़ी थी, पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत जो मोहनजोदड़ो हुआ कहीं बेहतर संरक्षित था, बचा रह गया ईंट चुराने वालों की निगाह से। आगे कहता है नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया। ग्रिड जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एक जाल बना देती है, उस पर बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली है, इसके विशाल प्रवेश द्वार को देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ जो व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब काफ़ी ऊंचाई है इस नाली की। अब कहता है दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी, एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। सीधा सा मतलब है कि जो भाग छोटा है ऊंचाई पे बना है वो पश्चिम दिशा में है, मीन्स दुर्ग, और जो निचला शहर है ये पूर्वी हिस्से में है। पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी और शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर अवश्य बनाया गया था। आगे कहता है गृह स्थापत्य। घर बनाने का जो तरीका स्थापत्य कैसा था उनका। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता, प्राइवेसी को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गेट में आया और उसको पूरा घर उसने देख लिया, नहीं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस घर का एंट्री देख सकते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति यदि एंट्री करता है तो वो पूरे एक दृष्टि पे पूरे घर को नहीं देख सकता। मीन्स लोगों ने अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को काफ़ी महत्व दिया हुआ था। तो ये साइड में दे रखे हैं। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली है। नालियों के विषय में जो अर्नेस्ट मैके हैं वो क्या लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का उपयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मल कुंड में काली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था, जैसे आजकल सीवरेज व्यवस्था होती है। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी। यह पूरा तत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं। सफाई करने के बाद उसको डाल दिया गया था वहीं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ये सारी बातें लिखी हैं अर्नेस्ट मैके महोदय ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ था वहीं नालियां पक्के ईंटों की
पक्की ईंटों से बनाई गई थी। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार भी सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है, और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। उत्तरी और दक्षिणी भाग में जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था ताकि पानी उसके अंदर, जल उसके अंदर ना रिसे। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यह आप देख सकते हैं दुर्ग का नक्शा। पहले आपने शहर का नक्शा देखा था, अब दुर्ग का नक्शा आप देख सकते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। समाधान। भाई समाज में जो सामाजिक भिन्नताएं थी, अमीर गरीब जो लोग थे, उनका कैसे पता चलता है। सबसे पहला है समाधान, शव को दफनाने का तरीका। पूरा तत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों में, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राज के समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं को संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृद भांड और आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है ये, के मनकों तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। ये साइड में आप देख भी रहे हैं जो तांबे का दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, तांबे का दर्पण दिखाई दे रहा है। तो परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ये फेयांस का बना एक पात्र है जिसको दुर्लभ माना जाता है। छोटे छोटे पात्र ही बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में फेयांस के। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज मीन्स वस्तुओं को हम जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती जरूरी और दूसरी होती विलासिता की, जिनके बिना काम चल भी सकता है, जो अमीर होने के संकेत करती है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में आते हैं रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ हो गया, मृद भांड हो गया, सुइयाँ, झावा आदि। झावा होता है मिट्टी से बना हुआ जिससे लोग अपना पाँव वगैरह को रगड़ते हैं, उसको बोलते हैं झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो और स्थानीय स्तर पर वो अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्यांस बनता तो
घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है, लेकिन इसकी बनाने की जो टेक्निक है वो काफ़ी जटिल है कि छोटे पत्थर संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। नेक्स्ट है, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां हो गया जो चरखे पे चलती है, जो फ्यास जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोग या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है कभी कभार। उदाहरण के लिए फ्यास से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी सोने के आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। साइड में देख लेते हैं हम, संचय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते हैं अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, मीन्स उनको मिट्टी के घड़े में डाल दिया लेकिन दोबारा से वो नहीं उनको निकाल पाए, तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कि कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। नेक्स्ट है, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चनूदड़ो को चिन्हित कीजिए। यह हमने पीछे देखा था चनूदड़ो। यह मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर की तुलना में एक छोटी सी बस्ती है क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 7 हेक्टेयर, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। जैसे कार्निलियन है, ये सुंदर लाल रंग का होता है। जैस्पर, शफ्टिक, क्वार्टज और शेलखड़ी जैसे पत्थर हो गए, तो कीमती पत्थर हो गए। तांबा, कांसा और सोने जैसी धातु होगी। शंख, फ्यास और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी, गोलाकार भी, ढोलाकार भी और खंडित भी। कुछ ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की औजार जो मनके दे रखे हैं। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। बनाने का जो तरीका है, जो पदार्थ है अलग अलग। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये मुलायम पत्थर था जिस पर आसानी से कार्य किया जा सकता था। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए पहली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत टेढ़े मेढ़े आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सलक निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनूदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें, नागेश्वर हमने देखा था गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में, को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट पर स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनूदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। ये साइड में दे रखा है मिट्टी से बनी पूरा वस्तुएं, मृद भांड। इनमें से कई पूरा वस्तुएं दिल्ली का अपना जो नेशनल म्यूजियम है या लोथल के स्थानीय म्यूजियम में देखी जा सकती, संग्रहालय में देखी जा सकती है।